नमस्कार साथियों। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ में किसी भी तरीके की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो अनऑथराइज्ड हो जाती है, तो उस केस में आपकी या कस्टमर की, आपकी या बैंक की जो लायबिलिटी होती है वो कितनी हो सकती है। मान लीजिए आपके अकाउंट में कोई भी धोखाधड़ी हो जाए, किसी तरीके का कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए और आपके अकाउंट से कोई पैसे डेबिट हो जाते हैं, तो उस केस में आपको कितना पैसा देना पड़ सकता है मैक्सिमम साइड पे, या आपको कितने रुपए तक का लॉस हो सकता है। या फिर अगर आप एक कोई स्टेप ऐसा उठा लेते हैं जिसमें जो लायबिलिटी है वो बैंक की तरफ चली जाए, तो बैंक कितने रुपए तक का कंपनसेशन आपको दे सकता है। आज हम इस बारे में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपके बैंक ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन, कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, तो बेसिकली जो कस्टमर की लायबिलिटी होती है वो दो तरीके से निर्धारित आपकी की जाती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है आपका जीरो लायबिलिटी, यानी कि एक सिनेरियो ऐसा भी बन सकता है कि आपके अकाउंट में फ्रॉड हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन फ्रॉडली आपके अकाउंट में हो, लेकिन बैंक की तरफ से आपको कोई भी लायबिलिटी शिफ्ट नहीं होगी। दूसरा जो सिनेरियो बन सकता है वो ये कि जो कस्टमर की लायबिलिटी आपकी बनेगी वो बनेगी, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बनेगी। यानी कि अगर हम उसको बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी आपकी होगी जो कस्टमर के ऊपर बैंक की तरफ से शिफ्ट हो सकती है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि किन किन सिनेरियोज़ में जो हमारी लायबिलिटी होगी कस्टमर के लिए वो जीरो लायबिलिटी होगी। इट मीन्स जीरो लायबिलिटी से क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई फ्रॉड हो जाता है और आपको जीरो लायबिलिटी के केस में आपको अपनी जेब से एक भी रुपये का नुकसान नहीं होगा। जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो आपको बैंक की तरफ से रिकवर हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से सिनेरियो बन सकते हैं कि आपके अकाउंट में फ्रॉड होने के बावजूद आपकी कोई लायबिलिटी ना बने, आपको कोई लॉस ना हो और आपका जितना भी पैसा है वो बैंक से रिकवर हो जाए। तो जो पहला केस है वो ये बन सकता है कि अगर ऐसी कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स हुई आपके अकाउंट में, लेकिन वो होने के पीछे जो वजह थी वो ये कि एक तो किसी थर्ड पार्टी ने वो फ्रॉड किया हो जो बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा ये कि कस्टमर की कोई गलती नहीं है, लेकिन बैंक की तरफ से ट्रांजैक्शंस करते समय या फिर ऑपरेशंस करते समय नेग्लिजेंस आपके हुआ है, या उनकी एंड पे जो वो सर्विस प्रोवाइड आपको कर रहे हैं उस सर्विस में डेफिशिएंसी आपकी रही है, चाहे वो उनके पार्ट पे रही हो, उनके सिस्टम के एंड पे रही हो, उनके एम्प्लॉय के एंड पे हुई हो। तो यानी अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता है तो ऐसे केस में कस्टमर की कोई भी लायबिलिटी नहीं होने वाली है और जितना भी पैसा होगा लॉस के रूप में बैंक आपको भरेगा। कस्टमर को एक एक रुपये की जो रिकवरी है वो हो सकती है। अब जीरो लायबिलिटी में ही दूसरा केस भी एक बन सकता है। वो क्या हो सकता है कि अगर आपके अकाउंट में होने वाली किसी भी गलत ट्रांजैक्शंस के लिए ना तो बैंक जिम्मेदार है, ना ही आपके एंड पे कोई गलती हुई है, ना बैंक के एंड पे गलती हुई है, लेकिन उस ट्रांजैक्शंस में किसी थर्ड पार्टी ने, यानी जनरली होता क्या है कि बैंक बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक वेंडर के ज़रिए करा लेते हैं, और ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शंस में जिसमें वेंडर के एंड पे, थर्ड पार्टी के एंड पे कोई गलती हुई हो, ना बैंक की कोई गलती है, ना बैंक के सिस्टम की कोई गलती है, ना कस्टमर की कोई गलती है, और ऐसे केसेस में कस्टमर अगर 3 वर्किंग डेज़, ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्किंग डेज़, अगर आप 3 वर्किंग डे के अंदर बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं कि मेरे अकाउंट में इस तरीके से ये गलत ट्रांजैक्शंस हुई है जो मेरी जानकारी में नहीं है, या फिर ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस है, तो ऐसे केसेस में भी बैंक की तरफ से जो लायबिलिटी है कस्टमर की वो नील होती है। यानी कि आपकी जेब पे कोई भी इसमें से लॉस नहीं होने वाला है। आपका एक एक रुपया जो है बैंक आपको रिकवर करके वापस देगा, चाहे अपने पास से दे, चाहे फ्रॉडलेंट जिसने ट्रांजैक्शंस की है उसकी तरफ से दे। अब जो दूसरा सिनेरियो बन सकता है लिमिटेड लायबिलिटी का, वो हम लोग जान लेते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी किन किन केसेस में बन सकती हैं। अगर आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसमें कस्टमर की तरफ से नेग्लिजेंस हुआ है, जैसे कि अब नेग्लिजेंस अगर हम देखें तो क्या हो सकता है। मान लीजिए आपको किसी गलत आदमी ने फ़ोन किया, आपसे पूछा आपका OTP, टी पिन, ट्रांजैक्शंस पासवर्ड, जैसे आप लोग जानते हैं जनरली फ्रॉड का जरिया यही है कि कॉल सेंटर के रूप में आपको कॉल कर लेते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका ATM कार्ड अकाउंट फ्रीज होने वाला है और आप हमें ये जानकारी दे दीजिए। तो ऐसे सिनेरियो में अगर कस्टमर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करता है और ये पाया जाता है कि कस्टमर ने वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करी, तो जो आपकी लायबिलिटी है वो जीरो लायबिलिटी नहीं होने वाली है। तो ऐसे सिनेरियो में होने क्या वाला है, जितना भी लॉस, यानी कि जितने भी रुपए का लॉस आपको होगा
उस मोमेंट तक जब तक आप बैंक को इन्फॉर्म नहीं करते हैं इस फ्रॉड के बारे में, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। यानी कि वो सारा पैसा कस्टमर के एंड पर जाएगा, कस्टमर की लाइबिलिटी में जाएगा। इतने रुपए का नुकसान कस्टमर को भुगतना होगा। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम से उसने बैंक को रिपोर्ट कर दिया इस फ्रॉड के बारे में, उसके बाद भी अगर कोई फ्रॉड के ज़रिए कोई लॉस होता है, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो बैंक की होने वाली है, उसकी जिम्मेदारी कस्टमर की नहीं होने वाली है। सबसे पहला सिनेरियो तो ये बनता है इसमें। अब दूसरा सिनेरियो क्या बनता है? दूसरा केस इसमें यह भी हो सकता है कि एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आपकी हुई है जिसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है और बैंक के एंड पे भी कोई गलती नहीं है, और जो हमने पहला सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किया कि किसी वेंडर के एंड पे कोई गलती आपकी हुई है। अब अगर आपने ऐसे केस में 3 दिन में रिपोर्ट कर दिया तो आपकी कोई लाइबिलिटी है नहीं, फिर तो जीरो लाइबिलिटी है। लेकिन अगर आपने 3 वर्किंग डे में रिपोर्ट नहीं कर पाए और आपकी रिपोर्टिंग जो होती है 4 दिन से लेके 7th डे के बीच में आपकी होती है, 4 थ्रू टू 7th डे के बीच में अगर आपकी रिपोर्टिंग आपकी होती है, तो आपको एक अमाउंट जो है पेनल्टी के रूप में मान लीजिए, लॉस के रूप में मान लीजिए, वो आपकी तरफ भी लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। तो वो कितना अमाउंट हो सकता है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें भी एक्चुअली 3 से 4 सिनेरियोज आपके बनते हैं कि कौन कौन से समय पे या किस किस तरीके के अकाउंट्स में आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, क्या मैक्सिमम जो लाइबिलिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है। तो उसमें जो सबसे पहला केस है वो ये है कि मान लीजिए आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, लेकिन वो BSBDA। अब BSBDA क्या होता है? बेसिकली बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये एक जो होते हैं स्मॉल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि आप बिना ज़्यादा KYC के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए अपना बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, और एक समय पे मैक्सिमम 50,000 रुपये आपके अकाउंट में हो सकते हैं, एक महीने में 10,000 रुपये तक ही आप लेन देन कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ अकाउंट्स होते हैं जो RBI के कहने पर बैंक्स अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं। तो मान लीजिए आपका एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट खुला हुआ है, और आपके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके होता है जो कि आपने बैंक को बता दिया है 4 से 7 दिन के अंतराल पर, तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम लाइबिलिटी पड़ सकती है वो होने वाली है 5,000 रुपये। अब जो दूसरा सिनेरियो बनता है वो दूसरा केस ये है कि मान लीजिए आपका बैंक में कोई भी बचत खाता चल रहा है, एक आपका कैश क्रेडिट का अकाउंट चल रहा है ना, या हो सकता है कि आपका ओवरड्राफ्ट का अकाउंट चल रहा हुआ, आपने यानी कि कोई भी लोन लिया हुआ है, और इस लोन की जो सीमा है वो 25 लाख रुपए से कम की है ना, 25 लाख रुपए से कम का आपका चल रहा है। या फिर जो करंट अकाउंट भी आपका हो सकता है बैंक के अंदर, तो अगर करंट अकाउंट है जिसका जो एवरेज बैलेंस आप रखते हैं वो 25 लाख रुपए से कम आपका है, या फिर आपका हो सकता है बैंक से आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ हो जिसकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए से आपकी कम की है। तो ऐसे सभी केसेस में, ऐसे जितने भी केसेस आपके होते हैं, इन सभी केसेस में जो आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी होने वाली है वो 10,000 रुपये होने वाली है, चाहे वो फ्रॉड 1 लाख का हुआ हो, 2 लाख का हुआ हो, लेकिन आपकी लाइबिलिटी इस तरीके के अकाउंट्स में। और अगर आपने 4 से 7 दिन के अंतराल पर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है तो आपकी लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ऊपर नहीं होने वाली है। अब जो तीसरा इसमें केस आपके बन सकता है वो ये कि अगर आपके लोन अकाउंट से, मान लीजिए कोई भी लोन अकाउंट है, चाहे वो CC की फॉर्म में हो, OD की फॉर्म में हो, और वो 25 लाख रुपए से ऊपर का है। दूसरा सिनेरियो, अगर आपका करंट अकाउंट है मान लीजिए, और उसका बैलेंस भी 25 लाख रुपये से ऊपर आप रखते हैं, या फिर जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए से अबव है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको जो मैक्सिमम लाइबिलिटी आपकी हो सकती है वो 25,000 रुपये आपकी बन सकती है। 25,000 रुपये से ज़्यादा इस सिनेरियो में भी आपको बैंक की तरफ से कोई भी लाइबिलिटी बैंक फिक्स आपकी नहीं कर सकता है। अब इसमें तीसरा क्या सिनेरियो कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कस्टमर अवेयर ना रहे। कस्टमर हो सकता है कि 4 से 7 दिन के बाद में उसको पता चले कि मेरे अकाउंट में इस तरीके की कोई ट्रांजैक्शंस आपकी हो जाती है। तो वैसे केसेस में क्या होगा कि अगर आप 7 दिन के बाद में, यानी कि 7 दिन ख़त्म होने के बाद में बैंक को इस तरीके का कोई भी फ्रॉड जो है वो रिपोर्ट आपके करते हो, और इन 7 दिनों के अंदर जितना भी लॉस हो गया है, या फिर आप ये बोलिए कि आपका अकाउंट से जितना भी पैसा डेबिट हो गया है, उस सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी वो कस्टमर की ही होगी। अब वो 1 रुपये भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है। तो ये सारी की जो जिम्मेदारी किसको चली गई, वो चली गई कस्टमर को। लेकिन अब आपने तो रिपोर्ट कर दिया 7 दिन के बाद में, हो सकता है वो 10 दिन पे रिपोर्ट किया हो, आपने 12 दिन पे रिपोर्ट किया हो, है ना। तो इसके बाद में जितना भी लॉस होगा या जितना भी डेबिट होगा, उसकी जिम्मेदारी अब होने वाली है
बैंक की। यानी कि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करते तब तक होने वाला सारा लॉस आपका, सारी जिम्मेदारी आपकी। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो उस केसेस में जो जिम्मेदारी है वो होने वाली है अब बैंक की। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, लेकिन 7 दिन के बाद अगर आप रिपोर्ट करते हो तो बैंक इसमें ये डिसाइड कर सकता है कि आपको जो कंपनसेशन के रूप में वो पैसे दे वो मैक्सिमम 25,000 रुपये ही दे, चाहे अब आपकी लाइबिलिटी 25,000 से ज़्यादा ही क्यों ना बन रही हो। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए, सभी कस्टमर्स के लिए, चाहे वो किसी भी बैंक का कस्टमर हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होती है, आपकी इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे मैसेज की फॉर्म में, चाहे जिस भी तरीके से, सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये कि आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म आप बैंक को पर्सनली विजिट करके भी कर सकते हैं, अपने ब्रांच हेड को या ब्रांच स्टाफ को कॉल करके भी कर सकते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करके कर सकते हैं, अलग अलग बैंकों की जो कस्टमर कंप्लेन ईमेल आईडीज़ होती है वहाँ पे कंप्लेन भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको रिपोर्ट वो करना ही करना है। अदरवाइज़ जैसे जैसे डिले होता रहेगा आपकी जो लाइबिलिटी है, आपका जो लॉस होने की संभावना है वो बढ़ती रहेगी। इसीलिए जितने भी कस्टमर्स हैं या जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने अकाउंट्स को, सेविंग अकाउंट या किसी भी और तरीके के अकाउंट्स हैं, उन सभी को सुरक्षित रखें। और भगवान ना चाहे फिर भी अगर आपके अकाउंट में ऐसी कभी कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले कहा, अपने बैंक को सूचित करना है जितना जल्दी हो सके उतना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाता रहूँ। थैंक यू।